हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 10 साइंस का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग क्लास 10 का साइंस ही पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। उसमें कुछ प्रकार रह गए थे पिछले वीडियो में, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, क्या प्रभाव होते हैं वो देखेंगे। एक संक्षारण है और विकृत गंधिता, ये दो चीज हम लोग दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे चलिए हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे FeCuSO4 से अभिक्रिया करके जो Fe है वो CuSO4 के ये SO4 को क्या करेगी, विस्थापित करके FeSO4 बनाएंगी। क्या बनाएगी, FeSO4। ठीक है, और बच क्या गया, बस Cu, तो Cu इधर अलग से बच जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, FeSO4 को क्या कर रही है, Cu से SO4 को CuSO4 से SO4 को विस्थापित करके FeSO4 बना रही है। ठीक है, और Cu अकेला रह जाता है। इससे क्या क्या पता चल रहा है कि जो Cu है वो Fe से कम अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। जैसे Zn जिंक CuSO4 से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, जिंक जो है वो CuSO4 जो यौगिक है उसका SO4 तत्व क्या करेगा, विस्थापित करके ZnSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 बच क्या गया, Cu, तो Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आज समझ में, यहाँ पे Cu से SO4 विस्थापित होकर ZnSO4 बनाया और Cu अकेला रहेगा। मतलब ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसका निर्माण तत्वों के आदान प्रदान से, तो यौगिक में जो तत्व होते हैं, अभिकारक यौगिक में जो तत्व होते हैं उसके आदान प्रदान से होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट का SO4 है, ठीक है, वो विस्थापित हो जाएगा बेरियम के साथ, और बेरियम क्लोराइड का जो Cl है वो विस्थापित हो जाएगा Na के साथ। मतलब क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का Cl इसके साथ आ जाएगा Na के साथ, और Na2SO4 का जो SO4 है वो विस्थापित हो जाएगा बेरियम के साथ। ठीक है, तो बेरियम के साथ विस्थापित होगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, BaSO4 ये SO4 इसके साथ विस्थापित होकर BaSO4 बना रहा है, बेरियम सल्फेट, और Na के साथ विस्थापित होकर क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, और ये क्या है, बेरियम सल्फेट। ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट नामक अवक्षेप बनाता है।
ठीक है। ये अवक्षेप क्या होता है, ये अविलय अवक्षेप होता है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये अवक्षेप बनने के कारण, जो अवक्षेप बनता है इसके कारण इस अभिक्रिया को हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, बेरियम सल्फेट का अविलय अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। जो क्या होता है, अविलय मतलब अघुलनशील होता है जल में, ठीक है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है उपचयन तथा अपचयन, ठीक है। उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। ये याद रखना है, उपचयन अपचयन मिलता जुलता नाम होता है, तो बहुत तो क्या होता है, कंफ्यूज होता है बहुत बार, इसलिए हम इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, उपचयन होता है। चलिए अब देख लेते हैं क्या होता है उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की ह्रास होती है, कमी होती है, ये याद रखना है आपको। और इसी के उलट बिल्कुल अपचयन होता है, ठीक है। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की ह्रास होगी मतलब कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड H2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2O, ठीक है, और Cu क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जल बना रहा है और कॉपर वो निकल जा रहा है, ठीक है, कॉपर अलग हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया आपका सिर्फ Cu, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या होता है, अपचयन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या होगा, अपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तभी तो जल बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि जिसमें होती है उसको बोलते हैं अपचयन और उपचयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, H2 में O जुट गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे उपचयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसमें CuO में से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, सिर्फ Cu रह गया, तो इसको बोलेंगे क्या, मतलब ऑक्सीजन कमी हो गई, तो क्या बोलेंगे, अपचयन रिडक्शन, ठीक है। और इस अभिक्रिया में देखिए दोनों हो रहा है, उपचयन अपचयन दोनों, इसलिए हम इस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ठीक है। हिंदी में रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए आप अगला टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, ठीक है। इसमें क्या होता है, आता है पहला है क्या, संक्षारण। तो संक्षारण देख लेते हैं क्या होता है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण में मान लीजिए किसी कोई वस्तु है, कोई धातु है, ठीक है, वो नमी में या पानी में या वायु में क्या होता है, उसके संपर्क में जब आता है तो उसका जो ऊपरी सतह होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, लोहे की, जैसे लोहे की वस्तु होती, धातु होती, उसपे क्या होता है, जंग लग जाता है, आपने देखा होगा लोहे की धातुओं पे जंग लगना, ठीक है, संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। और जैसे चांदी पे देखे होंगे आप, जो चांदी होता है उसके ऊपरी सतह पे क्या होता है, काली परत चढ़ जाती है, ठीक है। चांदी पे ऊपरी सतह पर काली परत चढ़ जाती है और तांबा जो होता है उस पे क्या होता है, हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है।
ये आपको याद रखना है, क्या है, संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है। अब इनको दूर कैसे करते हैं? इनको दूर करने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। आपने देखा होगा कि लोहे के जो सामान होते हैं उसको पेंट किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर जंग लग जाता है अगर पेंट नहीं किया जाएगा तो, ठीक है। मतलब संक्षारित हो जाएगी और जंग लग जाएगा, इसीलिए उसको पेंट किया जाता है ताकि वो बचा रहे। तो इनको संक्षारण से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, ठीक है, या विद्युत लेपन किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता, चलिए देखते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता क्या होता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो तेलीय होते हैं, मतलब जिसमें तेल ज्यादा होते हैं और वो वसा युक्त होता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है, वायु के संपर्क में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उपचयित हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जिसमें वृद्धि होती है क्या है, तो उपचय हो जाता है, तो वो उपचयित हो जाती है, ठीक है। और उपचयित होने के बाद वो जो खाद्य पदार्थ होता है उसका जो टेस्ट होता है, स्वाद, वो बदल जाता है और उसकी गंध भी बदल जाती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? विकृत गंधिता कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता, ठीक है। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको दूर करने के लिए या तो आप जो खाद्य पदार्थ रखते हैं उसको ऐसे बर्तन में रखिए कि उसमें वायु न जा सके, ठीक है, या फिर उसको फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं ताकि वो ठंडा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता से उसको बचा सकते हैं, ठीक है। इस चलिए अब बस इतना ही एक्सरसाइज था, इस चैप्टर के लिए बस इतना ही है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए घर पे रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, और सेफ रहिए।